तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का समाकलन, जिसे हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। फार्मूला इसका आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, और इसके बारे में कुछ इसका परिचय जानेंगे कि समाकलन का परिचय क्या है। ठीक है दोस्तों समाकलन जो होता है, समाकलन का मतलब होता है सम। समाकलन का मतलब क्या होता है? सम मतलब योग करना। सम का मतलब क्या हुआ? योग करना। ठीक है दोस्तों, सम माने क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो दोस्तों समाकलन का अर्थ हो जाता है जोड़ना। और दोस्तों दूसरी बात बता दें कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। यदि हम किसी संख्या का अवकलन करते हैं और जो प्राप्त होता है उसका समाकलन करें, तो फिर जो अवकलन वाली संख्या होती है वो प्राप्त होती है। यानी कि अवकलन करने से जो प्राप्त होता है वो समाकलन आता है। समाकलन उस संख्या का करेंगे तो वही अवकलन आएगा, जो कि इन फार्मूला को समझाने के बाद हम आपको समझाएंगे। यानी कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ठीक है दोस्तों समाकलन का ये जो प्रतीक देख रहे हैं, ये प्रतीक इसी एस से बना हुआ है। ये जो एस आप देख पा रहे हैं, इसी एस से इस प्रतीक को बनाया गया है। ऊपर वाले पोजीशन को ऊपर की तरफ और ये नीचे वाले पोजीशन को नीचे की तरफ खींच दिया गया। समझ पा रहे हैं? देखिए ये एस है ना, इस एस के इस पोजीशन को ऊपर की तरफ और इस पोजीशन को नीचे की तरफ ऐसे खींच के, जैसे स्प्रिंग हम फैलाते हैं, किसी तार को फैलाते हैं, वैसे इसको फैला दिया गया, जिससे हमारा ये आकार बन गया। तो इसी आकार को दोस्तों हम क्या कहते हैं? समाकलन। ठीक है, तो समाकलन का मतलब समझ गए। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ये अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों हम समाकलन में दो तरह के समाकलन प्रेजेंट में पढ़ेंगे। इस अपने कक्षा 12 के बुक में समाकलन हम दो तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम निश्चित समाकलन, एक हम क्या पढ़ेंगे? निश्चित समाकलन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। ठीक है दोस्तों, ये पहले हम अनिश्चित समाकलन को पढ़ेंगे, बाद में निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। अब दोस्तों अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन की पहचान हम कैसे करते हैं? तो दोस्तों अनिश्चित समाकलन में ऐसा प्रतीक रहेगा और निश्चित समाकलन में भी ऐसा ही प्रतीक रहेगा। दोस्तों निश्चित समाकलन के लिए भी ऐसा ही प्रतीक रहेगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। दोस्तों निश्चित समाकलन में यहाँ आपको सीमा दे देगा, लिमिट दे देगा। जैसे मान लीजिए लिमिट यहाँ 0 दे दिया, यहाँ अनंत दे दिया। यहाँ कोई न कोई बिंदु रहेगा जो कि इस सीमा के अंदर ही आपको क्या करना है? समाकलन करना है। यानी निश्चित रूप से आपको एक बिंदु दिया रहेगा और उसी बिंदु उसी सीमा के अंदर ही आपको समाकलन करना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनिश्चित समाकलन में कोई भी यहाँ पर बिंदु नहीं रहते हैं। इसकी समाकलन आपको जहाँ तक अनिश्चितता से हो सकता है वहाँ तक आप इसको समाकलन को करेंगे। ठीक है, नियम के बेस पर। तो दोस्तों समझ में आ गया? जहाँ पर इस तरह का चिन्ह दिखेगा वो समझ जाइए कि अनिश्चित समाकलन का प्रतीक है और हमें अनिश्चित समाकलन उसका करना है। और जहाँ ऐसा प्रतीक दिखेगा और जिसमें लिमिट लगाया रहेगा उसे समझ जाइएगा कि वो निश्चित समाकलन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समाकलन आपको समझ में आया कि समाकलन का मतलब हो जाता है जोड़ना, ये अवकलन का उल्टा होता है। और समाकलन में निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। दोस्तों निश्चित समाकलन के कई पार्ट हैं। ठीक है, उन पार्ट को हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते रहेंगे, समय को हम लॉस नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों हम फार्मूला पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये हमारे जो फार्मूला हैं ये कैसे हमारे अवकलन के उल्टा से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं जो यहाँ लिख दिए हैं। दोस्तों देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों हम पहले फार्मूला को देख लेते हैं। यदि समाकलन x के पावर n dx है, इसको इंटीग्रल बोलते हैं दोस्तों। यदि समाकलन x के पावर n dx है तो इसका फार्मूला क्या होती है? ये जो n पावर दिख रहा है x के पावर n+1 हो जाता है, अब बटे में n+1 हो जाता है। अब प्लस में क्या कर देते हैं? c कर देते हैं। दोस्तों ये जो n पावर है ना, इसी पावर में हम एक क्या करेंगे? ऊपर भी जोड़ेंगे और इसी पावर में एक हम नीचे भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों जैसे इस पर आधारित है कि हम एग्जाम्पल लें कि इंटीग्रल x के पावर 5 इंटू डी एक्स,
इसी से रिलेटेड देखिए ये हमारा सवाल एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो दोस्तों इस सूत्र के प्रयोग से हम इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि x की पावर यहाँ n है और यहाँ x के पावर क्या दे दिया है, 5 दे दिया है, यानी n के जगह यहाँ क्या दे दिया है दोस्तों, 5 दे दिया है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होगा x के पावर 5 + 1, अब बटे में भी होगा 5 + 1, ठीक है। जैसे यहाँ n+1 बटे में n+1, यही n में हम नीचे भी एक जोड़ देते हैं, इसी n में ऊपर भी एक जोड़ देते हैं, वैसे हम इस 5 में ऊपर भी एक जोड़ेंगे और इसी 5 में नीचे भी एक जोड़ देंगे। अब प्लस हम क्या लगाते हैं, c। दोस्तों हम क्यों c लगाते हैं ये सब हम अभी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के पावर ये 6/6 हो जाएगा प्लस का c। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, इसका समाकलन करने से यही हमें प्राप्त होगा, x के पावर 6/6 प्लस c। समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 पर आधारित आपका एग्जाम्पल। अब दोस्तों देखिए जरा सा आगे, हम यहाँ पर n की वैल्यू बोला गया है -1 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर n का मान हम -1 रख देंगे, n का मान दोस्तों क्या रख देंगे, -1, ये जो n देख रहे हैं ना, इस n का मान -1 नहीं हो सकता है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि इंटीग्रल x की पावर -1 × dx, इसका अवकलन करो, तो दोस्तों इसका अवकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि n का मान देखिए क्या आ गया, -1 आ गया है। -1 के लिए ये हमारा फार्मूला नहीं बना है, n का मान -1 नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जब हम इनका अवकलन करेंगे तो x के पावर क्या होगा, -1 + 1, ठीक है। क्योंकि दोस्तों n का मान यहाँ क्या दिया, -1 दिया, देखिए n का मान क्या दिया, -1 दिया है। तो हम n+1 करते हैं ना, तो इस -1 में क्या करेंगे, +1 कर लेंगे, और नीचे फिर n में एक जोड़ लेते हैं, तो n का मान क्या है, -1, और इसमें 1 को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों आपको पता है ये क्या बनेगा, +c कर लेंगे। x के पावर यहाँ 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, +c बनेगा। दोस्तों x के पावर 0 का मान 1 होगा, बटे में 0 है +c है, 1 के बटे 0 दोस्तों इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन इस x के पावर -1 का समाकलन देखिए क्या निकल रहा है, परिभाषित नहीं है, निकल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि -1 के लिए ये हमारा सिर्फ नहीं है, बाकी कोई भी माइनस की संख्या हो उसका हम समाकलन कर सकते हैं, लेकिन n की जगह -1 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वही बोला n नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि n का मान यदि -1 हो गया तो इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों इसी तरह से समाकलन 1/x dx का वैल्यू क्या हो जाती है, log mod x, इसका ये बेस ई है +c। आप यहाँ बेस ई लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ ई हमेशा छिपा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो समाकलन 1/x dx को हम क्या लिखते हैं, log mod x + c। इस log का आधार क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस dx का अगर हम 1 में गुणा कर दें तो dx से करने कितना हो जाएगा, dx, यानी इंटीग्रल dx/x हमारा हो जाएगा। अगर हम dx का 1 में गुणा कर दें तो dx बटे क्या हो जाएगा, x, तब भी दोस्तों इसका वही फार्मूला बनेगा, log mod x + c, और यहाँ e को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूला हमारे किस तरह से बन रहा है। इंटीग्रल e⁻x dx को e⁻x + c लिखा जाता है दोस्तों। इन सभी फार्मूला को इंटीग्रल a⁻x dx को a⁻x बटे log a बेस e + c लिखा जाता है। इंटीग्रल sin x dx हमारा क्या होता है, -cos x + c होता है। इंटीग्रल ए देखिए क्या है, cos x dx, तो इसका क्या बनता है, sin x + c बनता है। इंटीग्रल sec² x dx को हम क्या लिखते हैं, tan x + c लिखते हैं। इंटीग्रल cosec² x dx को हम क्या लिखते हैं, -cot x + c लिखते हैं। इंटीग्रल sec x tan x dx को क्या लिखते हैं, sec x + c लिखते हैं, ठीक है दोस्तों 10 नंबर के सूत्र को देखिए, इंटीग्रल cosec x cot x dx है तो इसको -cosec x + c लिखाएगा। इंटीग्रल 1/√1 - x² dx है तो इसको sin इनवर्स x + c लिखा जाएगा। दोस्तों इस dx का अगर हम 1 में गुणा कर दें तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो dx/√1 - x² हो तब भी यही फार्मूला होगा। ये न सोचिएगा कि dx बटे यहाँ पर 1 तो है या नहीं है दोस्तों, dx का 1 में क्या हो गया, गुणा हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों 1/a संख्या हो इंटू में dx हो या dx/a संख्या हो, हमारा फार्मूला यही बनने वाला है। वैसे दोस्तों समाकलन देखिए 1/√1 + x² dx क्या होगा, tan इनवर्स x + c होगा। फिर समाकलन 1/√x
1 बटे क्या है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका क्या फार्मूला बनता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी बनता है। 14 नंबर के फार्मूला में क्या है, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स। तो इसका 1 बटा ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी बन जाता है। दोस्तों x इस फार्मूला में x का जो भी गुणांक होगा, x का गुणांक यहाँ क्या है, a है, वो हमेशा हमारा 1 बटे में लिखा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, x का गुणांक देखिए a दिख रहा है, इसीलिए 1 बटा a हमारा बाहर आ जाएगा। इस फार्मूला में देखिए दोस्तों x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी देखिए 1 बटा a मेरा बाहर आ गया है। तो समाकलन 1 बटे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका फार्मूला 1 बटा ए इंटू लाग मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, समाकलन ई पावर ए एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला भी 1 बटा ए ई पावर ए एक्स प्लस सी बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं x का गुणांक a दिख रहा है, इसीलिए 1 बटा a हमारा बाहर आ जा रहा है। तो दोस्तों x का गुणांक कोई भी संख्या हो तो 1 बटे में आ जाएगी आगे। ठीक है, इन फार्मूला में दोस्तों, इन फार्मूला को जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये कैसे हमारे फार्मूला बन जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय ये डायरेक्ट हम फार्मूला को यूज भी कर सकते हैं और मानकर भी लगा सकते हैं, इनके द्वारा दिखा सकते हैं। इस फार्मूला को हम चाहें तो सत्यापित करके आपको यहाँ दिखा देंगे कि कैसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से हम कुछ फार्मूला को आपको अभी दिखाने जा रहे हैं, जैसे ये फार्मूला हमारा कैसे आया, ठीक है, इसके द्वारा ये कैसे बन गया, समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों हमने कहा ना कि इस संख्या का अगर हम अवकलन करेंगे तो यही प्राप्त होने वाला है, और इसका समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा, क्योंकि एक दूसरे के अवकलन और समाकलन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो दोस्तों हम इन फार्मूला को मिटा देते हैं, क्योंकि इनमें से 1 2 3 फार्मूला को आपको समझाना है। 1 2 3 समझ जाते हैं तो बाकी सबके सब समझ जाएंगे। इसी तरह से सबका होता है कि अगर हम इनका अवकलन करें तो यही हमें प्राप्त होगा, इस संख्या का अगर हम समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त होगा, ऐसे इसका अगर हम अवकलन करें तो ये प्राप्त होगा, अगर इसका हम समाकलन करें तो ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों इनमें से कुछ फार्मूला हम इधर के दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इनको भी अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करिएगा, इसको भी बता देंगे। ठीक है, और बाकी ये कैसे बन रहा है, अगर आप चाहते हैं इनको जानना कि ये फार्मूला इनके द्वारा ये कैसे निकल जा रही है, तो दोस्तों इसको आप कमेंट करिए, तो इसको भी हम पूरा सत्यापित करके दिखाएंगे कि इंटीग्रल 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कैसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बार कमेंट करिए, टोटल मैं फाइनली बता दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि अभी समय नहीं है, आप लोग के जल्द से जल्द मतलब सिलेबस को पूरा कराया जाए, इसलिए दोस्तों खाली सूत्र को समझाते हुए आगे निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन सूत्रों को आप एक बार याद कर लीजिएगा। इन सूत्रों को जब आप याद कर लेंगे, यदि अवकलन का सूत्र याद कर लेंगे तो समाकलन का समझिए याद हो गया, या समाकलन का याद कर लिए तो समझिए अवकलन का सूत्र आपको याद हो गया। दोस्तों अभी आपका ये 16 ही फार्मूला नहीं है, और भी फार्मूला है जो कि हमने 16 ही लिख पाया इस बोर्ड पे। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल x के पावर n डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस क्या हो जाती है c। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि अगर हम इसका अवकलन कर दें तो ये प्राप्त होगा, ये x के पावर n प्राप्त होगा, और x के पावर n का अगर जो हम समाकलन कर दें तो ये प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसका अवकलन करके दिखाता हूँ कि क्या x के पावर n आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, x के पावर n प्लस 1 बटे क्या दिया है, n प्लस 1 प्लस में क्या दिया है c, यही तो दिया है दोस्तों। अगर हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, इस संख्या का क्या करते हैं, अवकलन दोस्तों x के सापेक्ष करेंगे डी बाई डी एक्स। तो दोस्तों डी बाई डी एक्स इसके पास आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर c हो जाएगा। दोस्तों ये जो c होता है ये अचर संख्या होता है, जितने भी फार्मूला में आप प्लस सी देख रहे हैं ये सब अचर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 जो है, यहाँ n प्लस 1 जो है दोस्तों ये अचर संख्या है, तो 1 बटे n प्लस 1 हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इंटर के छात्र हैं, समझ सकते हैं कि ऊपर की ये जो संख्या है इसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो हम 1 बटे n प्लस 1 यहाँ से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगी, डी बाई डी एक्स के पीछे बताइए क्या बचेगा, x के पावर n प्लस 1 बचेगा, यही तो बच जाएगा। अब दोस्तों हम इसको समझाने के लिए लिखे थे, प्लस दोस्तों किसी भी अचर संख्या का यदि अवकलन किया जाए तो 0 हो जाता है। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब दोस्तों x के पावर n प्लस 1 का हम अवकलन कैसे करेंगे, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए अवकलन का, कि यदि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं, n x के पावर n माइनस 1।
दोस्तों इस n पावर को पहले लिख देते हैं, फिर x को लिख करके इस n में से एक क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। यानी x के पावर जो भी संख्या है, जो भी यहाँ x के पावर दिख रहा है वही पहले लिखाएगा। फिर इस x को हम लिखेंगे और इस पावर में से हम एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दोस्तों इसी फार्मूला से रिलेटेड आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसको देखिए मैं उतार दे रहा हूँ। एक बटे क्या लिखा है, n+1 लिखा है, गुणे। अब दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इस फार्मूला को d/dx x के पावर n वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। तो दोस्तों n के जगह आप देख सकते हैं n+1 दे दिया है। d/dx x दोनों में है, लेकिन इसके पावर n है और इसके पावर क्या कर दिया है, n+1 कर दिया है। तो दोस्तों इस n के जगह हमें n+1 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, n+1। और आगे देखिए x लिखा रहा है, तो x यहाँ भी है तो x ही लिखेंगे दोस्तों। और क्या कर रहे हैं, इस n पावर में से एक घटा दे रहे हैं। तो यहाँ n का वैल्यू क्या दिया है, n+1 दिया है, और इसमें से हम एक क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों n+1 से n+1 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए -1 से +1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x के पावर n बचेगा। x के पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो दोस्तों हमने कहा ना कि x के पावर n का अगर हम समाकलन करें तो ये जो प्राप्त होता है, अगर इसका हम अवकलन करें तो x के पावर n आएगा। तो देखिए x के पावर आपका n आ गया। अब इसी x के पावर n का अगर हम समाकलन कर दे रहे हैं x के सापेक्ष, तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या बन जाती है, ये बन जाती है x के पावर n+1 बटे n+1 प्लस c बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो पहला फार्मूला आपको समझाया, इसी तरह से दूसरे वाले फार्मूला को भी आपको दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए दूसरा वाला फार्मूला का भी सत्यापन। दोस्तों ज़्यादा नहीं हम समझाएंगे, इसी तरह से सारे फार्मूला का अवकलन करेंगे तो समाकलन प्राप्त हो जाएगा। जिस संख्या का समाकलन किया जा रहा है वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देख लिया जाए। इंटीग्रल 1/x dx दिया है, इसके बराबर में क्या दिया है, log mod में x प्लस c, इसका बेस क्या है, e है। दोस्तों अगर हम इस संख्या का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। क्या आएगा, 1/x। और 1/x का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो चलिए इस संख्या का हम क्या कर देते हैं, RHS वाले को ले लेते हैं। RHS वाला हमारा है क्या, log mod में x प्लस c है, और इसका बेस क्या है, e है। हमें अवकलन करना है तो d/dx ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, log mod x प्लस c, इसका बेस यहाँ e आप लिख लीजिए। दोस्तों d/dx log के पास चला जाएगा, d/dx log mod में x हो जाएगा, प्लस d/dx c के पास भी जाएगा। जब ब्रैकेट को खोलेंगे आप यहाँ तो ये c के पास भी चला जाएगा। दोस्तों यहाँ log का बेस e आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी गलती नहीं होगी दोस्तों d/dx log x का आप फार्मूला अवकलन में पढ़ेंगे कि d/dx अगर log x हो तो इसको 1/x लिखा जाता है। मतलब log के आगे जो भी संख्या है वही 1/, में लिखा जाता है। तो दोस्तों हैं हम 1/, में क्या लिखेंगे, mod x लिखेंगे, प्लस दोस्तों d/dx c अचर संख्या है। अचर संख्या का दोस्तों अवकलन 0 होता है। आपको अवकलन के सूत्र में बताया जाएगा कि d/dx c हो, a हो, b हो, कोई भी मतलब अचर संख्या हो तो उसका अवकलन करने से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे कि 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 खत्म हो गया तो 1/, हमारा क्या बना, mod x। अब mod का कार्य क्या है कि यहाँ से हमेशा पॉजिटिव नंबर को देना, तो यहाँ से हमें कौन सा नंबर देगा, प्लस देगा। mod को अगर हटाएंगे तो यहाँ x मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो दोस्तों देखिए 1/x आपका यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है, यही क्या है, LHS है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये संख्या प्राप्त हो रही है, जिसका हम समाकलन कर रहे हैं तो अवकलन वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों हम अगली बात इसमें जानेंगे कि हम c को क्यों जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगली बात क्या जानेंगे कि हम c को क्यों जोड़ देते हैं इसमें। तो दोस्तों चलिए हम इस बात को भी समझा देते हैं कि समाकलन के फार्मूला में हम c क्यों जोड़ते हैं सभी फार्मूला में। दोस्तों देखिए अगर x के पावर 5 का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। d/dx x के पावर 5 का क्या करना है, अवकलन। तो दोस्तों फार्मूला इसके लिए याद रखिएगा, d/dx x के पावर n के फार्मूला पे लगेगा। दोस्तों n हम पहले लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, और इस n में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं।
यही मेरा फार्मूला बनता है। दोस्तों इस फार्मूला के बेस पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पहले लिखाएगा, फिर x लिखाएगा, और इस 5 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा 5x के घाते 4 मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों x के घाते 5 का आपने देखा, अवकलन करने पर रिपोर्ट कितना आ गया 5x के घाते 4 आ गया। अगर दोस्तों हम x के घाते 5 प्लस 7 का अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम x के घाते 5 प्लस 7 का अवकलन जब करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के घाते 5 प्लस डी बाई डी एक्स 7। दोस्तों डी बाई डी एक्स के घाते 5 का मान क्या होगा 5x के घाते 5 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स 7 अचर संख्या तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। कभी भी अचर संख्या खाली है उसके पास में चर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे चर क्या होता है x, अगर यहाँ x नहीं दिखाई दे रहा है या y नहीं दिखाई दे रहा, मतलब चर नहीं इसके पास में है, तो दोस्तों ये अचर खाली संख्या रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर जो यहाँ कोई चर संख्या है तो इस 7 का मान 0 नहीं होगा। चर क्या करता है इस संख्या का मदद करता है, इसको बचा देता है, अपने गायब हो जाएगा लेकिन इसको नहीं गायब होने देगा। चर इतना मतलब क्या है, चर जो है मतलब समझिए इतना दयालु है कि इसके साथ में जो रहेगा उसको बचा देगा, अपने भले ही गायब हो जाएगा लेकिन इसको क्या करेगा बचा देगा। तो दोस्तों जब यहाँ पे चर नहीं रहेगा तो ऑलरेडी अचर संख्या जब रहेगी तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका रिपोर्ट क्या मिलेगा 5x के घाते 5 में से घटा देंगे 4 मिलेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा x के घाते 5 प्लस 7 का अवकलन जब किए तब भी 5x के घाते 4 आया, x के घाते खाली 5 का अवकलन किए तब भी 5x के घाते 4 आया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो दोस्तों हम प्लस सी क्यों लगाते हैं, इसमें प्लस सी क्यों लगाते हैं, यह मान करके कि ये जो संख्या का अवकलन कर रहे हैं इसके साथ में यदि कोई अचर संख्या होगी जिसका अवकलन करने पे क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा, उसी अचर संख्या के लिए हम इस सी को क्या करते हैं लगा देते हैं। समझ पाए ना। जैसे मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x पे 2 माइनस 1। अब यहाँ 2x पे क्या आएगा एक घात को हम लिखते नहीं है तो इसका आंसर 2x हो रहा है। और यहीं अगर जो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा और डी बाई डी एक्स क्या बनेगा 5 बनेगा। दोस्तों डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2x पे 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स 5 को क्या लिखेंगे 0, क्योंकि अचर संख्या है इसके पास में कोई चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हमें क्या रिपोर्ट देगा 2x पे 2 में से घटाएंगे एक पावर को लिखा नहीं जाता है 0 को छोड़ दीजिए, प्लस 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आया 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलन क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो दोनों सवाल तो अलग अलग हो जा रहा है लेकिन आंसर दोनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आंसर में कहीं त्रुटि ना हो इसलिए इसमें प्लस सी को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। जब हम समाकलन करते हैं इन संख्याओं का, जब हम समाकलन करते हैं अवकलन में नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, जब हम समाकलन करते हैं तब जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस संख्या का अगर समाकलन करेंगे, इस संख्या का अगर हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। इस संख्या का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या ये संख्या प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त हो पाएगी, अचर वाली संख्या नहीं मिल पाएगी, खाली ये संख्या मिल पाएगी। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं इस अचर संख्या के जगह हम सी को जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं। तो सी कहाँ जुड़ाता है बताइए, समाकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है वह अवकलन कहलाता है। यानी कि वो समझिए जिस संख्या का हम समाकलन करके ला रहे हैं उस संख्या का अगर हम अवकलन करेंगे तो समाकलन वाली संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों समाकलन करने पे जो प्राप्त हुआ है, जैसे अगर हम 5x के घाते 4 का समाकलन करें x के सापेक्ष, तो दोस्तों क्या होगा 5 का समाकलन नहीं होगा, अचर संख्या बाहर आ जाएगी, x के पावर 4 और dx यहाँ हो जाएगा। दोस्तों 5 गुणे x के पावर कितना है 4, इसमें हम 1 को जोड़ देंगे। फार्मूला नंबर 1 को देख लीजिए कि जब यहाँ n पावर है तो n में 1 जोड़ा जा रहा है और नीचे भी n में 1 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ n का काम 4 कर रहा है तो 4 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी हम 4 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। अब प्लस क्या लिखेंगे c। क्यों प्लस c लिखेंगे कि कोई अगर जो अचर संख्या रही होगी, ये अचर संख्या अगर जो रहेगी
तो इसका जब हम दोस्तों करेंगे क्या अवकलन, तो भी क्या आएगा 0, जो कि जैसे यहाँ पे देखिए 5x के खाते क्या आ रहा था 4 आ रहा था, लेकिन इसका अभी हम समाकलन करके देखा, अगर इसका हम क्या करें इस संख्या का समाकलन करें तो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 गुणे x के पावर 5/5 प्लस c, देखिए 5 से 5 कट जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है x के पावर 5 मिल रहा है, x के पावर क्या मिल रहा है 5। अब इसमें हम c को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि जब इस संख्या का हम समाकलन कर रहे हैं, इस संख्या का हम जब समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें x के पावर 5 मिल रहा है, कोई अचर संख्या हमें नहीं मिल रही है। अभी दोस्तों अगर हम इसमें 0 क्या बोलते हैं, अगर इसमें हम c को न जोड़ें तो बताइए यही तो 5x के घाते 4 है। इसी संख्या का देखिए अगर यहाँ समाकलन करें तो बताइए क्या +7 है, यहाँ x के घाते 5 है तो खाली आ रहा है, ये 7 आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा, इसीलिए 7 के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं c, मतलब इस अचर संख्या के लिए यहाँ पे c जोड़ देते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए, इस संख्या का समाकलन करें तो ये प्राप्त हो गया, ये तो चलिए सही है, हमने c नहीं जोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इस संख्या का जब मैंने समाकलन किया 5x के घाते 4 का समाकलन किया तो जिस संख्या का अवकलन किए थे तो ये प्राप्त हुआ था, अब इसका समाकलन करने से प्राप्त होगा। तो इसका जब समाकलन किए तो x के घाते 5 आना चाहिए था, x के घाते 5 आ गया, लेकिन इस संख्या का भी आंसर तो 5x के घाते 4 आया है, बोलिए यही तो आंसर आया है। तो क्या इस 5x के घाते 4 का यहाँ समाकलन हो रहा है तो x के घाते 5 + 7 यहाँ आ पा रहा है, खाली x के घाते देखिए 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसीलिए दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं +c को जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं कि कोई अगर जो अचर संख्या रहा होगा आगे जो कि अवकलन करने पे 0 हो गया होगा, उसी के लिए यहाँ पे c को जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से इनमें से कोई भी अगर बराबर के उधर जो दिख रहा है उनका अवकलन करेंगे तो ये संख्याएं हमारा प्राप्त हो जाएगी, और इनका समाकलन करेंगे तो ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के दिन बस 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चनों को मैंने समझा दिया है। अब अगले दिन इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको समझा देंगे, इनके आगे वाले जो सूत्र हैं उनको समझा देंगे। और दोस्तों उन सूत्रों को समझाने के बाद आपको बस लिख करके दिखा देंगे, उन सूत्रों को आपको याद कर लीजिएगा, और बाकी के ना जो प्रश्नावली उस प्रश्नावली के सवाल को हम आपको तब बताएंगे, तो इन सूत्रों के बारे में समझाते रहेंगे कि नहीं सूत्र के द्वारा देखिए सवाल हमारा बन रहा है। ठीक है दोस्तों? अच्छा दोस्तों नमस्कार। सूत्र नंबर 12 को ऐसे रहेगा, यहाँ अंडर रूट का चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ उसमें क्या हो गया था, इसे कांड़ी लग गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कांड़ी नहीं रहना चाहिए, मिस्टेक से हो गया है दोस्तों। तो आप लोग जानिए कि जो हमारा फार्मूला है ये क्या है, इंटीग्रल 1/1 + x² dx, ठीक है, ये अंडर रूट में बंद नहीं रहेगा। तो 1/1 + x² dx की फार्मूला क्या होती है, tan 1 x + c होती है। और दोस्तों ये 12 नंबर की त्रुटि हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और 16 तक मैंने समझा दिया। 17 नंबर से यहाँ देखिए इंटीग्रल 1/a² + x² dx हो तो 1/a tan 1 x + c होगा। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर में क्या है, इंटीग्रल 1/√में a² - x² dx है तो sin 1 x/a + c होगा। 19 नंबर को देखिए dx/x √x² - a² है तो 1/a sec 1 x/a + c होगा। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर में यदि इंटीग्रल tan x dx है, क्या है इंटीग्रल tan x dx, तो इसे -log cos x लिख सकते हैं प्लस c, या यदि हम माइनस नहीं लगाते हैं तो cos के जगह sec लिखना पड़ेगा। देखिए log sec x + c भी लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए या इसको लिखिए। अगर मॉड में cos लिखते हैं तो log के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, अगर मॉड में sec लिखते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर के फार्मूला में क्या इंटीग्रल cot x dx, तो इसको log मॉड में क्या लिखते हैं sin x + c लिखते हैं। 22 नंबर में देखिए इंटीग्रल cosec x dx है तो इसको log मॉड में tan x/2 + c लिखते हैं। या इसी फार्मूला इंटीग्रल cosec x dx का यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या बनता है, log मॉड में cosec x - cot x + c, ठीक है ना, log मॉड में क्या होता है cosec x - cot x + c। समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों ये दोनों एक ही चीज़ है, इसी की फार्मूला ये भी और ये भी है, ठीक है, इसके द्वारा ये भी बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब 22 के बाद 23 नंबर का फार्मूला इंटीग्रल sec x dx है तो उसको हम क्या लिखते हैं log मॉड में sec x + tan x + c, या इसी फार्मूला को इंटीग्रल sec x dx को हम क्या लिख सकते हैं log मॉड में tan π/4 + x/2, मॉड यहाँ बंद हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों इसी के फार्मूला हैं,
या तो इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है, दोनों मतलब इसी के होते हैं। इंटीग्रल दोस्तों ए पावर एक्स साइन ए बी एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो ई पावर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। इंटीग्रल ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होगा, ई पावर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस सी दोस्तों आपको सब में जोड़ना होता है, हमने पहले वीडियो में समझा दिया प्लस सी क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका फार्मूला एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग के बाद दोस्तों ये एक्स रहेगा, तब जाकर के मॉड यहाँ बंद रहेगा, लॉग क्या रहेगा एक्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्स रहेगा, फिर यहाँ मॉड हमारा बंद हो जाएगा। नहीं दोस्तों सही तो है, लॉग मॉड एक्स रहता है, लॉग मॉड क्या रहता है एक्स, सही है दोस्तों। देखिए एक बार फिर से इसका फार्मूला इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड बंद करके प्लस सी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लॉग के टोटल जो आगे हैं ये सब मेरे मॉड में बंद रहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है 27 नंबर का देता है इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी हो जाता है। दोस्तों 28 नंबर में इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है डी एक्स, इसका एक्स बटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड बंद करके प्लस सी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने समाकलन का सूत्र लिखा दिया आपको, 1-2 सूत्र 2-3 सूत्र और बच गए हैं दोस्तों, जो कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय हम आपको समझा देंगे कि इस फार्मूला के द्वारा ये हमारा सवाल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको ये फार्मूला दिखा दिया दोस्तों, टोटल इस फार्मूला को याद कर लीजिए, इतना में समाकलन आपका समाप्त हो जाएगा। 1-2 सूत्र की ज़रूरत 3 सूत्र की अधिकतम पड़ सकती है, तो हमने आपको बता दिया कि उसको हम आगे चल करके समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इनमें से कुछ सूत्रों का सत्यापन भी करेंगे कि इनके द्वारा ये सूत्र कैसे आए हैं। तो चलिए हम सत्यापन किसका कर लेते हैं, 12 का, 17 का, 18 का, इन तीनों सूत्रों का सत्यापन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे इनका सत्यापन होगा वैसे दोस्तों सबका सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनको हम हटा देते हैं और उनका सत्यापन करके आपको समझा देते हैं कैसे इनका सत्यापन किया जाता है। देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कौन सा देखना है बताइए, तो पहले हमें 12 नंबर को देखना है कि 12 नंबर का कैसे आया। तो दोस्तों हम LHS को यहाँ ले लेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन का। तो दोस्तों LHS में क्या दिया है, इंटीग्रल 1/, दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो दिया है ना, और हमें क्या लाना है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो x दिख रहा है, खाली x देखिए, स्क्वायर को मत देखिए, खाली जो x दिख रहा है इस x के बराबर हम मान लेते हैं t, माना x बराबर क्या मान लेते हैं tan थीटा, x बराबर क्या मान लेते हैं tan थीटा, tan a, tan b, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया माना x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से हम इस दोनों साइड का क्या करते हैं, x के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, या तो x के सापेक्ष करिए या थीटा के, जो मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करके बता देते हैं, या थीटा के सापेक्ष दोस्तों कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d/d थीटा इंटू क्या होगा x, और यहाँ होगा d/d थीटा और क्या होगा tan थीटा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बताइए d/d थीटा का x में हम गुणा करेंगे तो dx/d थीटा ये बन जाएगा, और d/d थीटा tan थीटा क्या हमारा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। d/d थीटा सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर हम dx का मान जानना चाहें तो d थीटा का इधर हम गुणा करा देंगे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जहाँ dx रहेगा वहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा d थीटा रखेंगे, तो इस dx के जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और x के जगह हम क्या रखेंगे, tan थीटा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब x को हम tan थीटा
या tan a tan b कुछ भी मान लेते हैं। x को जब हम मान लिए हैं तो dx को भी बदलना पड़ता है, इसीलिए हमने dx का मान यहाँ अवकलन के द्वारा प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों अपने सवाल में हम चलेंगे तो इंटीग्रल बताइए क्या है, 1 है बटे में 1 प्लस x की जगह आपने क्या मान लिया है tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा लिख दीजिए और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और dx की जगह बताइए हम क्या लिख सकते हैं, तो गुणे का चिन्ह लगाइए क्योंकि ये dx हमारा यहाँ गुणे में रहता है। तो dx का मान देखिए क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा निकाले हैं और डी थीटा निकाले हैं। दोस्तों एक स्टेप और नीचे देखिए, 1 बटे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और गुणे में क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कट जाता है। तो इंटीग्रल में 1 डी थीटा हमारा बच जाता है। क्या बच जाता है, इंटीग्रल में 1 बचता है और डी थीटा, तो डी थीटा का दोस्तों 1 में गुणा कर देंगे तो डी थीटा आएगा और डी थीटा का दोस्तों समाकलन क्या होता है, थीटा होता है। अब प्लस में जब समाकलन खत्म हो जाता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, सी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका आपने देखा रिपोर्ट क्या मिला, थीटा मिला, ये थीटा है, थीटा आ गया। तो दोस्तों थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो x बराबर आपने tan थीटा माना है, यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालते हैं तो tan हमारा क्या होगा, थीटा का मान निकालने के लिए इस tan को हटाना पड़ेगा। तो ये tan जब यहाँ से हटेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझिए कि जब थीटा का मान निकालेंगे तो इस tan को हम क्या करेंगे, बराबर किधर ला देंगे, और जब ये बराबर किधर होगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस सी। दोस्तों रियल में tan को हम इधर लाते नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बोला कि tan को बराबर किधर लाएंगे तो tan इनवर्स बनेगा। देखिए हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान यहाँ से कैसे निकल पाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर tan थीटा है, दोनों पक्षों में tan इनवर्स लिया जाता है। इसके दोनों पक्षों में क्या लिया जाता है, tan इनवर्स लेने पर तो ये tan इनवर्स क्या बन जाता है x, और इस साइड में बताइए tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो दोस्तों tan इनवर्स tan जो होती है ये हमारा समाप्त हो जाती है। जब tan इनवर्स भी हो और tan भी है तो दोनों खत्म हो जाते हैं, खाली एंगल बच जाता है थीटा। और इस साइड में दोस्तों बताइए क्या है, tan इनवर्स x है। तो इस तरह से थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाता है। तो हम इस थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दिए प्लस सी रख दिए, जो कि देखिए यही हमको लाना था और हमारा क्या हुआ, आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने सत्यापन करके आपको 12 नंबर का फार्मूला दिखा दिया। दोस्तों चलिए अब 18 नंबर की फार्मूला को भी हम सत्यापित करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर की फार्मूला को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हटा दीजिए, 18 नंबर का LHS ले लीजिए। तो दोस्तों 18 नंबर में क्या दिया है, देखिए इंटीग्रल 1 बटा दिया है अंडर रूट के अंदर क्या दिया है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं दोस्तों 17 नंबर का ये था। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर के फार्मूला को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, 17 नंबर के फार्मूला में 1 बटा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है, और साथ में क्या है, dx है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस फार्मूला को हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, 1 बटे इनमें हम दोनों में ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 बच जाएगा। और दोस्तों जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर है या नहीं है। दोस्तों यहाँ ए स्क्वायर है तो बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ए स्क्वायर इसके पास नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जब इसके पास ए स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बटे ए स्क्वायर को लिख देंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ y है, अगर दोनों में मैं x को कॉमन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ x तो कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, लेकिन जब यहाँ x नहीं है तो हम x यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ बटे में आ जाएगा, y के बटे x हो जाएगा। जिस संख्या के पास ये नंबर जो कॉमन लेते हैं नहीं रहता वो बटे में आ जाता है। वैसे दोस्तों जब इन दोनों में मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर मेरा बाहर निकला 1 बच गया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए इसके बटे यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, dx। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है। अब आगे दोस्तों देखिए, अब ये जो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, dx क्या में गुणा करा दीजिए तो ये dx बटे हो जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, जो कोष्टक के बाहर ए स्क्वायर देख रहा है ना इसको बाहर कर लीजिए, तो यहीं पर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर को यहीं पर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में दोस्तों बताइए क्या है,
तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो 1 है प्लस, बताइए और क्या है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या करेंगे बंद। ठीक है दोस्तों, एक्स बटा ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा जब इसका वर्ग करेंगे तो। अब दोस्तों ये जो ब्रैकेट में एक्स बटा ए दिख रहा है इसी को हम क्या मानेंगे, tan थीटा। माना एक्स बटे ए बराबर tan थीटा। दोस्तों ए का इधर गुणा करा दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा ए tan थीटा। ठीक है, अब दोस्तों एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। एक्स थीटा के भी सापेक्ष दोस्तों हो सकती है, तो एक्स के करिए थीटा के, तो मैंने एक्स के ही कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए का अवकलन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स क्या लिखा आएगा, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए डी बाई डी एक्स, एक्स का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर यहाँ ए गुणे डी बाई डी एक्स tan थीटा। दोस्तों डी बाई डी एक्स tan थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और दोस्तों इसका जो एंगल थीटा दिख रहा है इसका भी अवकलन करेंगे, तो जब थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही समझ लीजिए डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब फिर इसके एंगल का करेंगे तो डी थीटा बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे डी एक्स जो बटे में आया इसे डी एक्स का हम एक में गुणा करा दें तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या बचेगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दोस्तों डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसे डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्वेश्चन को दोस्तों इसको मिटा करके आगे समझा देते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल डी एक्स की जगह देखिए क्या आया है, ए सेक स्क्वायर थीटा आया है और क्या आया है, डी थीटा आया है। बटे में दोस्तों देखिए क्या है, ए स्क्वायर है, देख पा रहे हैं ना, ए स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों बताइए क्या है, 1 प्लस एक्स बटे ए को दोस्तों हम लोग tan थीटा माने थे तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे और उस पर स्क्वायर है दोस्तों तो स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे। अब दोस्तों इस ए से यहाँ का ए क्या होगा, कट जाएगा, तो उस कंडीशन में एक ए बचेगा, वह 1 बटा ए मेरा बाहर आ जाएगा। दोस्तों ऊपर से हम एक किसी भी संख्या के पास से एक, सबका गुणांक होता है, एक को बाहर कर सकते हैं। और यहाँ स्क्वायर था, मतलब ए यहाँ स्क्वायर के रूप में था, 2 को था और यहाँ ए एक ही था, तो एक ए से यहाँ एक ही ए कट पाएगा, एक ए बच जाएगा, 2 में 1 कट गया, 1 बच गया है, तो जो एक ए बच गया है बटे के नीचे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा बचा, डी थीटा बचा, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। सेक स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा, 1 बटा ए, इंटीग्रल में क्या बचेगा, डी थीटा। अब दोस्तों 1 बटा ए इंटीग्रल डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। और दोस्तों हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे बताइए। तो अभी हम आप लोग जानते हैं कि एक्स बटे ए बराबर हम लोग क्या माने थे, tan थीटा माने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझा देते हैं कि एक्स बटे ए को हमने क्या मान लिया था, एक्स बटे ए को हम लोग tan थीटा माने थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही डायरेक्ट समझ जाइए कि मतलब tan इनवर्स दोनों साइड में लेना पड़ेगा। जब हम tan इनवर्स लेंगे तो ये tan इनवर्स एक्स बटा ए बनेगा और इस साइड में क्या बनेगा बताइए, tan इनवर्स tan थीटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान कब निकलेगा, जब ये tan हटेगा। tan कब हट सकता है, जब इसके पास में tan इनवर्स आएगा तभी। तो दोस्तों tan इनवर्स tan हमारा समाप्त होकर थीटा बन जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बटा ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बटा ए लिख सकते हैं। तो इसका रिपोर्ट हो गया 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए। अब प्लस में दोस्तों हम क्या लिख देंगे, सी, क्योंकि इंटीग्रल दोस्तों समाप्त होती है जहाँ वहीं पर हम सी लगा देते हैं। इस स्टेप के बाद यहाँ इंटीग्रल खत्म हो गया तो प्लस सी यहाँ लगा देंगे यहाँ। तो दोस्तों देखिए RHS में 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा एक्स प्लस सी हमारा जो लाना था वो आ गया। ठीक है दोस्तों इसी तरह से हर एक सवाल को हम सत्यापित करेंगे। जैसे हमने 12 और 17 को दिखा दिया, वैसे हमारे हर एक जो सूत्र है इसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप सभी को समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं सबको समझा दूंगा, हर एक सूत्र का सत्यापन आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको समझ में आ रही है, आप कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों हम अगले टर्न में क्या करेंगे, प्रश्नावली जो हमारा 7.1 है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार। सूत्र नंबर 12 को ऐसे रहेगा, यहाँ अंडर रूट का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ उसमें क्या हो गया था, ऐसे कांड़ी लग गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कांड़ी नहीं रहना चाहिए, मिस्टेक से हो गया है दोस्तों। तो आप लोग जानिए कि जो हमारा फार्मूला है
ये क्या है, इंटीग्रल 1/1 + x² dx, ठीक है। ये अंडर रूट में बंद नहीं रहेगा, तो 1/1 + x² dx की फार्मूला क्या होती है, tan 1 x + c होती है। और दोस्तों ये 12 नंबर की त्रुटि हो गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और 16 तक मैंने समझा दिया। 17 नंबर से यहाँ देखिए, इंटीग्रल 1/a² + x² dx हो तो 1/a tan 1 x + c होगा, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर में क्या है, इंटीग्रल 1/√में a² - x² dx है, तो sin 1 x/a + c होगा। 19 नंबर को देखिए, dx/x √x² - a² है, तो 1/a sec 1 x/a + c होगा, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर में यदि इंटीग्रल tan x dx है, क्या है, इंटीग्रल tan x dx, तो इसे -log cos x लिख सकते हैं प्लस c, या यदि हम माइनस नहीं लगाते हैं तो cos की जगह sec लिखना पड़ेगा। देखिए log sec x + c भी लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए या इसको लिखिए। अगर मॉड में cos लिखते हैं तो log के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, अगर मॉड में sec लिखते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर के फार्मूला में क्या, इंटीग्रल cot x dx, तो इसको log मॉड में क्या लिखते हैं, sin x + c लिखते हैं। 22 नंबर में देखिए, इंटीग्रल cosec x dx है, तो इसको log मॉड में tan x/2 + c लिखते हैं। या इसी फार्मूला इंटीग्रल cosec x dx का यहाँ पर दूसरा फार्मूला क्या बनता है, log मॉड में cosec x - cot x + c, ठीक है ना। log मॉड में क्या होता है, cosec x - cot x + c। समझ में आ गया दोस्तों ये दोनों एक ही चीज़ है, इसी की फार्मूला ये भी और ये भी है, ठीक है। इसके द्वारा ये भी बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब 22 के बाद 23 नंबर का फार्मूला, इंटीग्रल sec x dx है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, log मॉड में sec x + tan x + c। या इसी फार्मूला को इंटीग्रल sec x dx को हम क्या लिख सकते हैं, log मॉड में tan π/4 + x/2, मॉड यहाँ बंद हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों इसी के फार्मूला हैं, या तो इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है, दोनों मतलब इसी के होते हैं। इंटीग्रल दोस्तों a⁴x sin bx dx का क्या फार्मूला होता है, तो e⁴x/a² + b², फिर a sin bx - b cos bx + c हो जाता है। इंटीग्रल e⁴ax sin bx dx का क्या फार्मूला होगा, e⁴x/a² + b², ब्रैकेट में b sin bx + a cos bx + c हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस c दोस्तों आपको सब में जोड़ना होता है, हमने पहले वीडियो में समझा दिया प्लस c क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल √a² + x² dx है, तो इसका फार्मूला x/2 अंडर रूट में a² + x², फिर प्लस a²/2 log के बाद दोस्तों ये x रहेगा, तब जाकर के मॉड यहाँ बंद रहेगा, log क्या रहेगा, x, ठीक है दोस्तों, यहाँ x रहेगा, फिर यहाँ मॉड हमारा बंद हो जाएगा। नहीं दोस्तों सही तो है, log मॉड x रहता है, log मॉड क्या रहता है, x, सही है दोस्तों। देखिए एक बार फिर से इसका फार्मूला, इंटीग्रल a² + x² dx का फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट a² + x² + a²/2 log मॉड में x + अंडर रूट a² - a² + x² मॉड बंद करके प्लस c हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो log के टोटल जो आगे हैं ये सब मेरे मॉड में बंद रहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है 27 नंबर का देता है, इंटीग्रल a² - x² dx, इसका फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है, x अंडर रूट a² - x² प्लस a² sin 1 x/a + c हो जाता है। दोस्तों 28 नंबर में इंटीग्रल x² - a² है dx, तो इसका x/2 अंडर रूट x² - a² माइनस a²/2 log मॉड में x प्लस अंडर रूट x² - a² मॉड बंद करके प्लस c हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने समाकलन का सूत्र लिखा दिया आपको, 2-3 सूत्र और बच गए हैं दोस्तों, जो कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय हम आपको समझा देंगे कि इस फार्मूला के द्वारा ये हमारा सवाल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको ये फार्मूला दिखा दिया दोस्तों, टोटल इस फार्मूला को याद कर लीजिए, इतना में समाकलन आपका समाप्त हो जाएगा। 1-2 सूत्र की ज़रूरत 3 सूत्र की अधिकतम पड़ सकती है, तो हमने आपको बता दिया कि उसको हम आगे चल करके समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इनमें से कुछ सूत्रों का सत्यापन भी करेंगे कि इनके द्वारा ये सूत्र कैसे आए हैं। तो चलिए हम सत्यापन किसका कर लेते हैं, 12 का, 17 का, 18 का, इन तीनों सूत्रों का सत्यापन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे इनका सत्यापन होगा वैसे दोस्तों सबका सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनको हम हटा देते हैं और उनका सत्यापन करके आपको समझा देते हैं कैसे इनका सत्यापन किया जाता है।
देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कौन सा देखना है बताइए। तो पहले हमें 12 नंबर को देखना है कि 12 नंबर का कैसे आया। तो दोस्तों हम LHS को यहाँ ले लेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन का। तो दोस्तों LHS में क्या दिया, इंटीग्रल 1 दिया है 1 + x² dx, यही तो दिया है ना। और हमें क्या लाना है, tan इनवर्स x + c। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो x दिख रहा है, खाली x देखिए, स्क्वायर को मत देखिए, खाली जो x दिख रहा है इस x के बराबर हम मान लेते हैं t। माना x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा, tan a, tan b, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया, माना x बराबर tan थीटा रखने पर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से हम इस दोनों साइड का क्या करते हैं, x के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। या तो x के सापेक्ष करिए या थीटा के, जो मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करके बता देते हैं, या थीटा के सापेक्ष दोस्तों कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d/d थीटा इंटू क्या होगा x, और यहाँ होगा d/d थीटा, और क्या होगा tan थीटा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बताइए d/d थीटा का x में हम गुणा करेंगे तो dx/d थीटा ये बन जाएगा, और d/d थीटा tan थीटा क्या हमारा होता है, sec² थीटा होता है। d/d थीटा sec थीटा को हम क्या लिखते हैं, sec² थीटा। तो दोस्तों अगर हम dx का मान जानना चाहें तो d थीटा का इधर हम गुणा करा देंगे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जहाँ dx रहेगा वहाँ हम sec² थीटा d थीटा रखेंगे। तो इस dx के जगह हम क्या लिखेंगे, sec² थीटा d थीटा, और x के जगह हम क्या रखेंगे, tan थीटा। ठीक है दोस्तों जब x को हम tan थीटा या tan a, tan b कुछ भी मान लेते हैं, x को जब हम मान लिए हैं तो dx को भी बदलना पड़ता है, इसीलिए हमने dx का मान यहाँ अवकलन के द्वारा प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों अपने सवाल में हम चलेंगे। तो इंटीग्रल बताइए क्या है, 1 है बटे में 1 + x की जगह आपने क्या मान लिया है, tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा लिख दीजिए, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और dx के जगह बताइए हम क्या लिख सकते हैं, तो गुणे का चिन्ह लगाइए, क्योंकि ये dx हमारा यहाँ गुणे में रहता है। तो dx का मान देखिए क्या निकाले हैं, sec² थीटा निकाले हैं और d थीटा निकाले हैं। दोस्तों एक स्टेप और नीचे देखिए, 1 बटे क्या है, 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा जो होता है ये sec² थीटा का मान होता है। तो दोस्तों 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं, और गुणे में क्या है, sec² थीटा d थीटा। दोस्तों sec² थीटा से sec² थीटा क्या होता है, कट जाता है। तो इंटीग्रल में 1d थीटा हमारा बच जाता है। क्या बच जाता है, इंटीग्रल में 1 बचता है और d थीटा। तो d थीटा का दोस्तों 1 में गुणा कर देंगे तो d थीटा आएगा, और d थीटा का दोस्तों समाकलन क्या होता है, थीटा होता है। अब प्लस में जब समाकलन खत्म हो जाता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, c। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका आपने देखा रिपोर्ट क्या मिला, थीटा मिला, ये थीटा है, थीटा आ गया। तो दोस्तों थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो x बराबर आपने tan थीटा माना है, यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालते हैं तो tan हमारा क्या होगा, थीटा का मान निकालने के लिए इस tan को हटाना पड़ेगा। तो ये tan जब यहाँ से हटेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझिए कि जब थीटा का मान निकालेंगे तो इस tan को हम क्या करेंगे, बराबर किधर ला देंगे, और जब ये बराबर किधर होगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x + c। दोस्तों रियल में tan को हम इधर लाते नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बोला कि tan को बराबर किधर लाएंगे तो tan इनवर्स बनेगा। देखिए हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान यहाँ से कैसे निकल पाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, x बराबर tan थीटा है, दोनों पक्षों में tan इनवर्स लिया जाता है। इसके दोनों पक्षों में क्या लिया जाता है, tan इनवर्स लेने पर तो ये tan इनवर्स क्या बन जाता है, x, और इस साइड में बताइए tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो दोस्तों tan इनवर्स tan जो होती है ये हमारा समाप्त हो जाती है। जब tan इनवर्स भी हो और tan भी है तो दोनों खत्म हो जाते हैं, खाली एंगल बच जाता है थीटा। और इस साइड में दोस्तों बताइए क्या है, tan इनवर्स x है। तो इस तरह से थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाता है। तो हम इस थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दिए प्लस c रख दिए, जो कि देखिए यही हमको लाना था और हमारा क्या हुआ, आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने सत्यापन करके आपको 12 नंबर का फार्मूला दिखा दिया। दोस्तों चलिए अब 18 नंबर के फार्मूला को भी हम सत्यापित करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर के फार्मूला को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हटा दीजिए। 18 नंबर का LHS ले लीजिए,
तो दोस्तों 18 नंबर में क्या दिया है, देखिए इंटीग्रल 1 बटा दिया है अंडर रूट के अंदर क्या दिया है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं दोस्तों 17 नंबर का ये था। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर के फार्मूला को हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर के फार्मूला में 1 बटा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, और साथ में क्या है डी एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस फार्मूला को हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, 1 बटे इनमें हम दोनों में ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 बच जाएगा। और दोस्तों जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर है या नहीं है। दोस्तों यहाँ ए स्क्वायर है तो बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ए स्क्वायर इसके पास नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जब इसके पास ए स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बटे ए स्क्वायर को लिख देंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ y है, अगर दोनों में मैं x को कॉमन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ x तो कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, लेकिन जब यहाँ x नहीं है तो हम x यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ बटे में आ जाएगा, y के बटे x हो जाएगा। जिस संख्या के पास ये नंबर जो कॉमन लेते हैं नहीं रहता वो बटे में आ जाता है। वैसे दोस्तों जब इन दोनों में मैं ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर मेरा बाहर निकला 1 बच गया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए इसके बटे यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा और क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है दोस्तों समझ में आ रही है। अब आगे दोस्तों देखिए, अब ये जो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी एक्स क्या में गुणा करा दीजिए तो ये डी एक्स बटे हो जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, जो कोष्टक के बाहर ए स्क्वायर देख रहा है ना इसको बाहर कर लीजिए, तो यहीं पर आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर को यहीं पर आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में दोस्तों बताइए क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो 1 है प्लस बताइए और क्या है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स बटा ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या करेंगे बंद, ठीक है दोस्तों। एक्स बटा ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा जब इसका वर्क करेंगे तो। अब दोस्तों ये जो ब्रैकेट में एक्स बटा ए दिख रहा है इसी को हम क्या मानेंगे tan थीटा, माना एक्स बटे ए बराबर tan थीटा। दोस्तों ए का इधर गुणा करा दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा ए tan थीटा, ठीक है। अब दोस्तों एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स थीटा के भी सापेक्ष दोस्तों हो सकती है तो एक्स के करिए थीटा के, तो मैंने एक्स के ही कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए का अवकलन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स क्या लिखा आएगा tan थीटा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए डी बाई डी एक्स, एक्स का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, फिर यहाँ ए गुणे डी बाई डी एक्स tan थीटा, दोस्तों डी बाई डी एक्स tan थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और दोस्तों इसका जो एंगल थीटा दिख रहा है इसका भी अवकलन करेंगे, तो जब थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही समझ लीजिए डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर डी बाई डी एक्स tan थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और फिर इसके एंगल का करेंगे तो डी थीटा बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस डी एक्स जो बटे में आया इस डी एक्स का हम 1 में गुणा करा दें तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, इधर मेरे पास क्या बचेगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दोस्तों डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस डी एक्स के जगह हम रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन को दोस्तों इसको मिटा करके आगे समझा देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल डी एक्स की जगह देखिए क्या आया है ए सेक स्क्वायर थीटा आया है और क्या आया है डी थीटा आया है, बटे में दोस्तों देखिए क्या है ए स्क्वायर है, देख पा रहे हैं ना ए स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों बताइए क्या है 1 प्लस एक्स बटे ए को दोस्तों हम लोग tan थीटा माने थे तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे, और उस पर स्क्वायर है दोस्तों तो स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे लगा देंगे। अब दोस्तों इस ए से यहाँ का ए क्या होगा कट जाएगा, तो उस कंडीशन में एक ए बचेगा, वह 1 बटा ए मेरा बाहर आ जाएगा। दोस्तों ऊपर से हम एक किसी भी संख्या के पास से एक सबका गुणांक होता है 1 को बाहर कर सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर था मतलब ए यहाँ स्क्वायर के रूप में था 2 गो था, और यहाँ ए एक ही था तो एक ए से यहाँ एक ही एक कट पाएगा, एक ए बच जाएगा, 2 में 1 कट गया 1 बच गया है, तो जो एक ए बच गया है बटे के नीचे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ का बचा सेक स्क्वायर थीटा बचा डी थीटा बचा, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा 1 बटा ए, इंटीग्रल में क्या बचेगा डी थीटा,
अब दोस्तों 1/a इंटीग्रल डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है। अब दोस्तों हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे बताइए। तो अभी आप लोग जानते हैं कि x/a बराबर हम लोग क्या माने थे, tan थीटा माने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझा देते हैं कि x/a को हमने क्या मान लिया था, x/a को हम लोग tan थीटा माने थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही डायरेक्ट समझ जाइए कि मतलब tan इनवर्स दोनों साइड में लेना पड़ेगा। जब हम tan इनवर्स लेंगे तो ये tan इनवर्स x/a बनेगा और इस साइड में क्या बनेगा बताइए, tan इनवर्स tan थीटा बनेगा। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान कब निकलेगा, जब ये tan हटेगा। tan कब हट सकता है, जब इसके पास में tan इनवर्स आएगा तभी। तो दोस्तों tan इनवर्स tan हमारा समाप्त होकर थीटा बन जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो दोस्तों हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x/a लिख सकते हैं। तो इसका रिपोर्ट हो गया 1/a tan इनवर्स x/a। अब प्लस में दोस्तों हम क्या लिख देंगे, c, क्योंकि इंटीग्रल दोस्तों समाप्त होती है जहाँ, वहीं पर हम c लगा देते हैं। इस स्टेप के बाद यहाँ इंटीग्रल खत्म हो गया तो प्लस c यहाँ लगा देंगे यहाँ। तो दोस्तों देखिए RHS में 1/a tan इनवर्स x प्लस c हमारा जो लाना था वो आ गया। ठीक है दोस्तों इसी तरह से हर एक सवाल को हम सत्यापित करेंगे। जैसे हमने 12 और 17 को दिखा दिया, वैसे हमारे हर एक जो सूत्र है इसका सत्यापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप सभी को समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं सबको समझा दूंगा, हर एक सूत्र का सत्यापन आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको समझ में आ रही है, आप कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों हम अगले टर्न में क्या करेंगे, प्रश्नावली जो हमारा 7.1 है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।